गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इससे संबंधित हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है और चारों ऑप्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे से संबंधित क्वेश्चंस को। ये पहला यूनिट है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लास्ट ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों को। इसका आंसर है डी, ईसाई मिशनरियों को। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय आपके ईसाई मिशनरियों को जाता है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख श्रेय फ्रॉबेल यानी किंडरगार्टन विधि जिन्होंने दिया था और मारिया मोंटेसरी को जाता है। लेकिन भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई थी, इसीलिए आपका भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ आपका ईसाई मिशनरी को जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आप रिलेटेड चीज़ों को देख लेंगे, जैसे बुनियादी शिक्षा आ गया, नई तालीम आ गया, बेसिक योजना आ गया या वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 में आया था। अगर ये आ जाता तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। इनकी बुक्स भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे हिंद स्वराज, सत्य का प्रयोग, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते हैं, नेशनल एंथम दिया था जो कि गीतांजलि से लिया गया था। 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था इन्हें। साथ में आपका शांति निकेतन 1901 और विश्व भारती विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। ये भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपका 1885 में बम्बई के ग्वालियर टेक में हुआ था। इसके संस्थापक आपके A.O. ह्यूम थे। इनके प्रथम अध्यक्ष आपके व्योम चंद चटर्जी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका प्रमुख कार्य क्या था? भारतीय जनमानस के विचारों को जानना और इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको रिवाइज़ कर दे रही हूँ। महात्मा गांधी में अगर आपका आ जाता है बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक योजना या वर्धा शिक्षा योजना 1937 में आता है, तो आपका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। इनकी बुक भी आपको पता होना चाहिए, हिंद स्वराज, सत्य का प्रयोग, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज। ये भी आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम गीतांजलि से लिया गया है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। शांति निकेतन जो कि 1901 और विश्व भारती विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में बम्बई के ग्वालियर टेक में हुआ था। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? व्योम चंद चटर्जी। इनका प्रमुख कार्य क्या था? भारतीय जनमानस के विचारों को जानना उनका मुख्य उद्देश्य था। और ईसाई मंदिर को आप जाते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका जो प्रमुख श्रेय जाता है वो फ्रॉबेल और मोंटेसरी को जाता है। लेकिन भारत में 1813 में चार्टर एक्ट आ गया था। इसके द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार की आज्ञा उनको मिल गई थी, इसलिए भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ का श्रेय आपको ईसाई मिशनरी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आधिकारिक प्रलेख किसे माना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हटांग कमेटी, दूसरा ऑप्शन है वुड का घोषणा पत्र, तीसरा आपका सार्जेंट रिपोर्ट और लास्ट आपका ऑप्शन है कोठारी कमीशन। तो इसका आंसर है सी, सार्जेंट रिपोर्ट। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आधिकारिक प्रलेख आपका सार्जेंट रिपोर्ट को माना जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था? 1944 में इसको स्थापित किया गया था, जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सार्जेंट। ये आपको याद होना चाहिए। 1944 में स्थापित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन सार्जेंट के अध्यक्षता में, इसीलिए इसको सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारत में प्रारंभ में तो ईसाई मिशनरियों का जो 1813 में ही आ गया, 1813 में ही आ गया था। लेकिन 1944 में जो स्थापित हुआ था सार्जेंट कमीशन, उन्हीं की अध्यक्षता के कारण इनको आधिकारिक प्रलेख भी माना जाता है, क्योंकि इस योजना में 3 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी और इसके लिए नर्सरी विद्यालयों की स्थापना पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी कि सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। इन्होंने ही कहा था कि भारत को 40 वर्षों के अंदर यानी कि 1974 तक पूर्णतः साक्षर बनाना है। ये कोटेशन कभी एज इट इज़ आ जाता है कि भारत को 40 वर्षों के अंदर यानी कि 1974 तक पूर्णतः साक्षर बनाना है। किसका कथन है? तो आपका सार्जेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है। पहला ऑप्शन जो आपका है, सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है हटांग कमेटी। हटांग कमेटी आपका कब आया था? 1929 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? सर फिलिप हटांग के।
इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था अपव्यय और अवरोधन की बात की थी। अपव्यय का मतलब होता है कुछ व्यय होना, यानी कि कुछ ड्रॉप आउट होना, यानी कि बच्चे जब इनरोल हो जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उसको ऐसे बीच में छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, अपव्यय कहलाता है। फिर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है अवरोधन। अवरोधन का मतलब है कि एक ही क्लास में बार बार फेल होना आपका अवरोध प्रकट कर रहा है, यानी कि अवरोधन हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि अपव्यय और अवरोधन किसके समय में आया था, तो हंटांग कमेटी के समय में आया था। ठीक है, इसके बाद से इससे संबंधित एक चीज़ और है, इसको भी याद रखेंगे कि 8वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा, हाई स्कूल के आगे योग्य और चुने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय खोलने की बात भी आपके हंटांग कमेटी में किया गया था। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। हंटांग कमेटी आपके 1929 में आई थी। सर फिलिप वर्टांग इनके अध्यक्षता थे और इन्हीं ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था अपव्यय और अवरोधन का। इन्होंने 8वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा, हाई स्कूल से आगे योग्य और चुने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय खोलने की बात भी आपकी किसने की, हंटांग कमेटी में की गई थी। दूसरा ऑप्शन आपका वुड का डिस्पैच, यानी कि वुड का घोषणा पत्र, ये आपका 1854 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था, चार्ल्स वुड की। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपको वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, यानी कि वुड का घोषणा पत्र ही आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। उस समय 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में स्थापित किया गया था। शिक्षा का प्रारंभ इन्होंने कहा कि मातृभाषा में, जबकि उस शिक्षा को अंग्रेजी में करने की बात की गई। इन्होंने ही सबसे पहले स्त्री शिक्षा को पहली बार इसकी बात की गई थी, यानी स्त्री शिक्षा के पहली बार वुड डिस्पैच में बात की गई थी। लास्ट आपका ऑप्शन है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आपको पता है, कोठारी कमीशन आपका 14 जुलाई 1964-66 में आया था। ये किसकी अध्यक्षता में आया था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसमें 17 सदस्य थे, जो कि आपके 6 विदेशी और 11 आपके भारतीय सदस्य थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। जीडीपी का बात करें तो जीडीपी आपका 6% व्यय की बात की गई। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए ऐसी बात कही गई। और देश के भविष्य का निर्माण विद्यालय में होता है, ये कथन भी आपका कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया, सार्जेंट रिपोर्ट में आपका क्या कहा गया था कि भारत में 40 वर्षों के अंदर, यानी कि 1974 तक पूर्णतः साक्षर बनाना, ये कोटेशन आपका सार्जेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है। जबकि आपका कोठारी में कहा गया था कि देश के भविष्य का निर्माण विद्यालय में होता है, ये कथन आपका कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में अधिकतर पूर्व प्राथमिक संस्थाएं किसके द्वारा चलाई जा रही है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय संस्थाओं द्वारा और लास्ट ऑप्शन है निजी संस्थानों द्वारा। तो इसका आंसर है डी, निजी संस्थानों द्वारा। भारत में अधिकतर पूर्व प्राथमिक संस्थाएं आपके निजी संस्थानों द्वारा चलाई जा रही है। निजी संस्थानों में आपका क्रैश आता है, नर्सरी स्कूल आता है, किंडरगार्टन आता है, मॉन्टेसरी स्कूल, पूर्व बेसिक स्कूल जो कि आपका बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है, बचपन, प्लेवे स्कूल, किड्जी स्कूल, ये सब चीज़ें आती हैं। वर्तमान में आपका NEP 2020 भी आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए 5+3+3+4। उसके बाद से आपका प्रारंभिक शिक्षा कब से है, 3 वर्ष से स्टार्ट है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। NEP 2020 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। फिर आपका है पहला ऑप्शन केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा आपका बालवाड़ी आता है, जो कि आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर आपका आता है राज्य सरकारों द्वारा। राज्य सरकारों द्वारा में आपका आंगनबाड़ी आता है, जिसमें बच्चों को गीतों और कहानियों द्वारा लर्निंग कराई जाती है। साथ ही साथ गिनती तथा पहाड़ा ये जो है आपको सिखाया जाता है। इन लोगों का काम होता है कि पोलियो ड्रॉप, चिकित्सा, उचित पोषाहार की व्यवस्था करना इनका काम होता है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा काम किया जाता है। फिर आपका आता है स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाओं में आपका सरस्वती शिशु मंदिर आता है, जो कि आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। केंद्र सरकार द्वारा आपका बालवाड़ी, जो कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा आपका आंगनबाड़ी, जो कि गीतों और कहानियों द्वारा लर्निंग कराई जाती है। साथ में इन लोगों का कार्य होता है पोलियो ड्रॉप दिलाना, चिकित्सा संबंधी कार्य, उचित पोषाहार की व्यवस्था करना भी इसका कार्य होता है। फिर आपका है स्थानीय संस्थाएं, जिसमें आपका सरस्वती शिशु मंदिर आता है, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा स्थापित होता है। निजी संस्थाओं में आपका क्रैश, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, पूर्व बेसिक स्कूल बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होता है, पूर्व बेसिक स्कूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपका बचपन जो है, प्लेवे स्कूल है, किड्जी स्कूल है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा
बच्चों के विशेषकर उन बच्चों का जिनके घरेलू वातावरण संतोषजनक नहीं है, शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है कोठारी कमीशन और लास्ट ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग। तो इसका आंसर है सी, कोठारी कमीशन। ये जो कंसेप्ट है, ये जो कथन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के विशेषकर उन बच्चों के जिनका घरेलू वातावरण संतोषजनक नहीं है, शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? कोठारी कमीशन। आपको पता है कोठारी कमीशन 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्हें 3R को 3H में चेंज किया, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड में चेंज किया। इनका एक कोटेशन बहुत फेमस है जो कि आपको आता ही आता है, वो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा संबंधी इनका कथन है, इसको आप याद रखेंगे। परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये किसका कोटेशन है? आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड है। इन्होंने एक बात और कही थी कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी है, ये भी महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद की, तो मौलाना आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हें 1923 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था, सर्वाधिक युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। उन्होंने 1940 से 1945 तक अध्यक्षता की। लास्ट आपका राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग पता है आपको, 4 नवंबर 1948 में आया था। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली आयोग है, शिक्षा संबंधी सबसे पहली आयोग है। इसे ही हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। उस समय के सचिव थे डॉक्टर NK सिद्धांत। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। महात्मा गांधी 3H में चेंज हुआ, हेड, हार्ट और हैंड में। इनकी कोटेशन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। मौलाना आज़ाद की बात करें तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हें 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था, सर्वाधिक युवा अध्यक्ष माने जा गए। उन्होंने 1940 से 45 तक अध्यक्षता की। कोठारी कमीशन आपको पता है 14 जुलाई 1964 में किसकी अध्यक्षता में आया? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ। फिर आपका है राधा कृष्ण आयोग 4 नवंबर 1948 जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। इसे ही हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं हैं। पहला है आपका ऑप्शन नर्सरी स्कूल, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉन्टेसरी स्कूल, तीसरा है सरस्वती विद्या मंदिर और लास्ट आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संस्थाओं में आपका नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर ये तीनों आ जाते हैं। आपको मारिया मॉन्टेसरी के बारे में पता है कि ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी ने ये स्कूल खोला था जो कि इटली की थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को घर जैसा वातावरण देना चाहिए, यानी खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इनका मेन मकसद था इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल इन्होंने सबसे ज़्यादा, यानी कि सेंसेस को ट्रेन करना। 3 साल तक के बच्चों के लिए इन्होंने बच्चे के लिए स्कूल खोला था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉबेल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन है क्रेश और लास्ट ऑप्शन है नर्सरी। इसका आंसर है ए, किंडरगार्टन। फ्रॉबेल ने आपका किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की। जैसे मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल खोला, वैसे ही फ्रॉबेल ने आपका किंडरगार्टन विद्यालय खोला। मॉन्टेसरी आपका मारिया मॉन्टेसरी द्वारा खोला गया। क्रैश की बात करें तो क्रैश आपका जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन में बच्चों की देखभाल करने का स्थान। जैसे आपका स्कूल होता है वैसे ही आपका क्रैश में होता है कि दिन में बच्चों की देखभाल करने का स्थान। इसे ही हम डे केयर सेंटर भी कहते हैं। इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाती है। ये कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को इसमें रखती हैं। जो माएँ कामकाजी होती हैं वो अपने बच्चों का केयर करने के लिए इसमें डालती हैं। नर्सरी की बात करें तो ये बच्चों को प्राकृतिक विकास के लिए स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण दिया जाता है। आप देखते हैं नर्सरी स्कूल में बच्चों में जो फीमेल टीचर है उनको फोकस किया जाता है। ज़्यादातर फीमेल टीचर्स होती हैं क्योंकि फीमेल टीचर्स को माना जाता है कि वो अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगी और उन्हें बच्चों की तरह पढ़ाएंगी। फीमेल टीचर्स को इसलिए रखा जाता है। स्वच्छता के साथ साथ उचित पोषण का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मार्गरेट मैकमिलन और स्वेल मैकमिलन नामक 2 बहनें थी, उन्होंने इसका विकास किया था। जिस प्रकार उनका मानना था, जिस प्रकार छोटे पौधे नाजुक होते उसी प्रकार बच्चों का पालन पोषण भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये आपका नर्सरी में आ जाता है।
मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। फ्रोबेल ने किसका विद्यालय, कौन सा विद्यालय खोला? किंडरगार्टन। मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल खोला। क्रैश आपका डे केयर सेंटर है जो कि दिन में बच्चों की देखभाल करता है। कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को उसमें रखती हैं और जब काम करके आती है तो अपने बच्चों को ले जाती है। इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाती है। नर्सरी में फीमेल टीचर को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसे माना जाता है कि जो फीमेल टीचर हैं वो अपने बच्चों को अब बहुत प्यार करेंगी, यानी कि अपने बच्चों की तरह मानकर उनको प्यार करेंगी और पढ़ाएंगी। साथ साथ इन लोगों का स्वच्छता के साथ साथ उचित पोषण का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। 2 बहनें थीं, उन्होंने इसका विकास किया, मार्गरेट मैकमिलन और स्वेल मैकमिलन। इसको भी आप लोग नाम याद रखेंगे। इनका मानना था कि जिस प्रकार छोटे पौधे नाजुक होते हैं उसी प्रकार बच्चों का पालन पोषण भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित पूर्व प्राथमिक विद्यालय है। पहला ऑप्शन है सरस्वती विद्या मंदिर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बेसिक स्कूल, तीसरा है नूतन बाल शिक्षण विद्यालय और लास्ट आपका बालवाड़ी। तो इसका आंसर है बी, पूर्व बेसिक स्कूल। आपको पता है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपका बेसिक स्कूल है, आपका नई तालीम है। ये सब चीज़ें इससे किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। इसमें हस्तकार्य के द्वारा सहकारिता, सामुदायिकता, स्वावलंबन की भावना को विकसित किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन जो है सरस्वती विद्या मंदिर, वो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें बच्चों को प्रारंभ से ही भारतीय मूल्यों, आदर्शों और संस्कारों का ज्ञान कराकर उन्हें उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वाभिमान और गौरव की भावना पैदा की जाती है। थर्ड ऑप्शन जो आपका है नूतन बाल शिक्षण विद्यालय, इसका मतलब है कि इसमें आपका नूतन बाल विद्यालय जो शिक्षण विद्यालय है उसमें आपका नर्सरी आ जाएगा, किंडरगार्टन आ जाएगा, मॉन्टेसरी स्कूल्स आ जाएंगे। इन्हीं स्कूलों के सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। लास्ट ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है बालवाड़ी, बालवाड़ी की स्थापना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया था। इसमें आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो कि आपका मातृभाषा में दिया जाता था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित, बच्चों को प्रारंभ से ही भारतीय मूल्यों, आदर्शों और संस्कार द्वारा ज्ञान कराया जाता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वाभिमान, गौरव की भावना पैदा की जाती है। ये आपके सरस्वती विद्या मंदिर से रिलेटेड है। पूर्व बेसिक शिक्षा में आपका क्या है? हस्तकार्य के द्वारा सहकारिता, सामुदायिकता और स्वावलंबन की भावना को विकसित किया जाता है। नूतन बाल शिक्षण विद्यालय में आपका नर्सरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल के सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। और लास्ट आपका जो बालवाड़ी है वो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है। इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, साथ साथ मातृभाषा में दिया जाता है। आप बार बार देख रहे हैं फ्रोबेल और मॉन्टेसरी को फोकस किया जा रहा है, तो फ्रोबेल के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ इनकी कोई कोटेशंस है उसे भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हमें अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहिए। ये किसका कोटेशन है? फ्रोबेल का। एक बीज में संपूर्ण वृक्ष दिया रहता है, ये भी आप किसका कोटेशन है? फ्रोबेल का। विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे का विकास करता है, ये किससे संबंधित है? फ्रोबेल से। आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों के रूप में शिक्षा है, रूप ही शिक्षा है, तो ये किसका? ये भी फ्रोबेल से संबंधित है। और एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन, ये सब चीज़ें भी आपकी किससे संबंधित है? फ्रोबेल से। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। हमें अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहिए, ये कोटेशन आपका फ्रोबेल से संबंधित है। एक बीज में संपूर्ण वृक्ष दिया रहता है, ये भी आपका फ्रोबेल से संबंधित है। विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे का विकास करता है, ये फ्रोबेल से संबंधित है। और आंतरिक शक्तियों का बाह्य शक्तियों का रूप ही शिक्षा है, ये भी फ्रोबेल से संबंधित है। फ्रोबेल की कुछ बुक्स को भी आप याद रखेंगे, एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन और रेमिनिसेंसेस। तो ये भी तीनों जो है बुक्स भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की नींव है। दूसरा ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में संप्रेषण के कौशलों का विकास करना है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक शिक्षा का कार्य बालकों में स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की आदतों का विकास करना है। लास्ट ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2014 में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? आपका डी, इसका आंसर सही है, यानी कि ये सत्य नहीं है।
प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा की नींव है, ये सही बात है, ये सत्य कथन है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में संप्रेषण के कौशलों का विकास करना है, ये भी सत्य कथन है। प्राथमिक शिक्षा का कार्य बालकों की स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की आदतों का विकास करना है, ये भी कथन सही है। पर आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो आपका 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया? पहला ऑप्शन है वुड डिस्पैच, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है हंटांग समिति और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है सी, हंटांग समिति। हंटांग समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। हंटांग समिति आपका 1929 में आया था। इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आया था? सर फिलिप हंटांग की अध्यक्षता में आया था। इसी में पहली बार अपव्यय और अवरोधन की बात की गई थी। साथ ही साथ 8वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई, हाई स्कूल के आगे योग्य और चुने विद्यार्थियों की शिक्षा की बात की गई और साथ साथ विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय खोलने की बात भी की गई थी हंटांग कमेटी में। फिर आपका वुड डिस्पैच है। वुड डिस्पैच आपको पता होना चाहिए कि वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया था। किसकी अध्यक्षता में? चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है, जिसे हम वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। इसी में 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई इसको खोला गया, इसकी स्थापना की गई। साथ साथ शिक्षा का प्रारंभ मातृभाषा में जबकि उच्च शिक्षा का आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। वुड डिस्पैच में इसकी बात की गई। इसी में सबसे पहले स्त्री शिक्षा की बात भी की गई थी। फिर आपका आता है ऑप्शन जो आपका है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे और महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य माने जाते थे। इन्हें ग्लेन स्टोन भी कहा जाता था। शिक्षा के विस्तार के लिए पुणे में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में इन्होंने ही की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बता दें तो महात्मा गांधी जी आपका बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक योजना और वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 में आया था, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। साथ साथ इनकी बुक भी याद होनी चाहिए, हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज, ये आपको याद होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन आपको पता चल गए, वुड डिस्पैच, गोपाल कृष्ण गोखले, हंटांग समिति और महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? पहला ऑप्शन है जिलाधिकारी, दूसरा ऑप्शन है जिला विकास अधिकारी, तीसरा आपका जिला विद्यालय निरीक्षक और लास्ट आपका है बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसका आंसर है डी, बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है, यानी कि इनके अधीन रहता है। बीएसए जो कि आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बीएसए कहा जाता है। जिला स्तर पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन का कार्य खासकर प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। साथ ही साथ जांच करना तथा दंड का निर्धारण का कार्य भी आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। फिर आपका आता है जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक जो कि आपका DIOS होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होता है। इनका 6 से लेकर 12 कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है और शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य का निरीक्षण यानी कि चेकिंग करना जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य होता है, जिसे हम DIOS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। फिर आपका आता है जिला विकास अधिकारी। जिला विकास अधिकारी आपका जिला में विकास गतिविधियों का प्रभारी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभिन्न विभागों का विभागीय अधिकारी होता है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य है, आपका पंचायत है, विद्युत है, परिवहन है, कृषि है, जल निगम है, ये आपका जिला विकास अधिकारी के अंतर्गत आता है। इसे हम DDO कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। लास्ट आपका है DM यानी कि जिलाधिकारी। DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनका काम होता है कि जिला में कानून और व्यवस्था का रख रखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी DM की होती है, यानी कि जिला अधिकारी की होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका जिला विद्यालय निरीक्षक आपका 6 से 12वीं कक्षा तक के बच्चों का अधिकारी होता है। शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य का निरीक्षण करता है, यानी कि चेकिंग करता है। इसे ही DIOS कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कहा जाता है। फिर आपका है बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे BSA कहा जाता है। जिला स्तर पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन का कार्य खासकर प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। जांच करना और दंड का निर्धारण करने का कार्य आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है।
फिर आपका आता है जिला विकास अधिकारी, जिसे डीडीओ कहते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। वो आपका जिले में विकास गतिविधियों का प्रभारी माना जाता है। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी होता है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य है, पंचायत है, विद्युत है, परिवहन है, कृषि है, जल निगम है। फिर आपका लास्ट में आपका डीएम यानी कि जिलाधिकारी आता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जिला में कानून और व्यवस्था का रखरखाव की संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी डीएम की यानी कि जिलाधिकारी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए। तीसरा है पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर हस्तकार्य पर अधिक बल दिया जाए। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो आपको पता है कि पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ना चाहिए ताकि बच्चों को स्थायी ज्ञान हो सके। फिर आपका बालकों के बालक के सर्वांगीण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। साथ ही साथ बालकों जो है वो पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल ना देकर हस्तकार्य पे यानी कि एक्टिविटी पे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये इसका आंसर तीनों ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है शिक्षण के अतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कार्यों को करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों का न होना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं और सम्मान का न मिलना। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की समस्या की बात करें तो सबसे पहले अशैक्षणिक कार्यों को करना, जैसे पोलियो ड्रॉप, जनगणना, चुनाव, ये सब चीज़ें अशैक्षणिक कार्यों में इंक्लूड होते हैं। फिर आपका आवश्यकता अनुसार शिक्षक का न होना भी एक समस्या है। साथ ही साथ शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधा में या सम्मान न मिलना भी एक समस्या का कारण बनता है। तो ये सभी आंसर इसके सही है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन है विद्यालय की भौतिक संरचना का अच्छा न होना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का अभाव। थर्ड ऑप्शन है संकीर्ण और रुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण आपका भौतिक संरचना का अच्छा ना होना, यानी कि आपको फैसिलिटीज़ अच्छी तरह संरचना उसका ना हो तो भी दिक्कत आती है, तो भी ये क्या समस्या आ जाती है। फिर आपके बात है शैक्षणिक संसाधनों का अगर अभाव रहेगा तो आपके शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना भी आपका शिक्षा के स्तर में गिरावट लाता है। तो इसका आंसर डी आंसर इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख पक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है सुविधाओं का सार्वभौमिकरण। दूसरा ऑप्शन है नामांकन का सार्वभौमिकरण। थर्ड है स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। और लास्ट आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के पक्ष की बात करें तो सुविधा, स्थायित्व और नामांकन ये तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि फैसिलिटीज़, एनरोलमेंट और रिटेंशन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है। सार्वभौमिकरण को इंग्लिश में यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, जिसमें आपका हिंदी में अगर देखा जाए तो सार्वजनिकरण, सार्वभौमिकरण, सर्वव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सभी सार्वभौमिकरण है, यानी यूनिवर्सलाइजेशन है। इसका अर्थ होता है सबके लिए, यानी कि आपको समझना हो तो इसका क्या अर्थ होगा। शिक्षा के में अगर हम सार्वभौमिकरण का अर्थ समझें तो इसका अर्थ होगा कि शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना, अर्थात जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग और योग्यता की विभिन्नता होने के बावजूद भी सबको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना ही आपका सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें सुविधाओं का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि बालकों को उनके घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। जैसे विद्यालयों की व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर प्रत्येक बच्चा यानी कि हर एक बच्चा अपने घर से चलकर आसानी से पहुँच सके, चाहे वो किसी भी गांव से हो। अगर गांव में ही एक स्कूल हो तो बच्चे को सुविधा हो जाती है अपना शिक्षा ग्रहण करने में। दूसरा आपका नामांकन का सार्वभौमिकरण।
दूसरा आपका नामांकन का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट। इसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी बालक और बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा का नामांकन कराना है, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाना होता है। इसमें आपको सुविधा अनुसार यानी विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सके, उनका इनरोलमेंट हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड है आपका स्थायित्व का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। इसमें हम विद्यालय में नामांकन कराने अर्थात प्रवेश लेने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालकों का विद्यालय में बने रहना देखना है, यानी कि उसका स्थायित्व देखना है। यानी कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे उसमें प्रवेश लें और ये ध्यान दिया जाए कि बच्चों के लिए अवरोधन ना पैदा हो। तो ये भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान है। पहला ऑप्शन है साक्षरता का अंग, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा का अंग, तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान का अंग और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, सर्व शिक्षा अभियान का अंग। स्कूल चलो अभियान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। स्कूल चलो अभियान आपका सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग माना जाता है, जो कि जुलाई 1996 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे जुलूस निकाले गए, पोस्टर लगाया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई थी। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि आपका राजस्थान में घुमंतू जनजाति है, उनके परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय का स्थापना किया गया। साथ ही साथ बिहार में चरवाह विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये भी आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। इसे 1 अप्रैल 2000 में सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू की गई थी। आपको अगर सर्व शिक्षा अभियान आएगा कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, तो कब आया है, 2000 में आया। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया है था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। दूसरा ऑप्शन है NEP 1968, जो कि हमारी फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। थर्ड ऑप्शन है राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 और लास्ट ऑप्शन है यशपाल समिति 1993। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसमें 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। पहला आपका स्कूल में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और दूसरा स्कूल में अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। भौतिक सुविधाओं में आपका 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी अपेक्षा की गई थी, जैसे कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, साथ साथ एक आंगन जुड़ा होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्नान गृह और शौचालय होना चाहिए यानी कि टॉयलेट्स होने चाहिए, स्कूल के चारों ओर सीमा दीवार का प्रावधान होना चाहिए, फिर आपका अनौपचारिक शैक्षणिक केंद्रों के लिए फिर प्रकाश का प्रबंधन होना चाहिए यानी कि उनका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके बाद से बच्चों के बैठने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए 10 दरियों का प्रबंध करना चाहिए। आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। फिर आपका आता है प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्यामपट्ट होना चाहिए, चौक उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल के लिए घंटी होना चाहिए। तो ये तो आपकी भौतिक सुविधाओं में आ जाता है। साथ साथ आपका अधिगम उपकरण में जैसे कि आपका आता है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिकाएं, फिर भारत राज्य और जिला प्रत्येक का नक्शा होना चाहिए, फिर आपका आवश्यक चार्ट होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए, प्लास्टिक का एक ग्लोब होना चाहिए, कैंची, हथौड़ा, प्लास्ट यानी ये सब औजार होना चाहिए, रेडियो और टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, पुस्तकालय जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें हों, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 पुस्तकें उपलब्ध हों, 2 पत्रिकाएं जिनमें से एक विद्यार्थी से संबंधित हो और दूसरा अध्यापक से संबंधित हो, साथ साथ आपका विज्ञान से संबंधित यानी कि विज्ञान किट और अन्य अधिगम सामग्री हो। तो ये अधिगम उपकरणों में आ जाता है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, भौतिक उपकरण और आपका अधिगम उपकरण। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका नई शिक्षा नीति 1986 में आया, उनकी सुझाव पे आया था। इसमें आपका 2 पे फोकस किया गया, भौतिक सुविधाएं और अधिगम उपकरण। भौतिक सुविधाओं में कम से कम 2 कमरे जिनके साथ एक आंगन जुड़ा हो, साथ साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्नान गृह और शौचालय होना चाहिए, स्कूल के चारों ओर सीमा दीवार का प्रावधान होना चाहिए, अनौपचारिक शैक्षणिक केंद्रों के प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए, 10 दरियों का प्रबंध करना होगा, फिर प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्यामपट्ट होना चाहिए,
चौक उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए और प्रत्येक स्कूल के लिए घंटी होनी चाहिए। अधिगम उपकरण में आपका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षक निर्देशिकाएं, भारत राज्य और जिला के प्रत्येक का नक्शा होना चाहिए, आवश्यक चार्ट होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए, प्लास्टिक का एक ग्लोब होना चाहिए, कैंची, हथौड़ा और प्लास आदि औजार होने चाहिए, रेडियो और टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, पुस्तकालय जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें हों और प्रत्येक विद्यालय के लिए कम से कम 2 पुस्तकें उपलब्ध हों, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। 2 पत्रिकाएं, एक विद्यार्थी संबंधित और दूसरा अध्यापकों से संबंधित होना चाहिए, ये उपलब्ध होना चाहिए। साथ साथ अब विज्ञान किट और अन्य अधिगम सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा कौन सी है? बाधा की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है माता पिता का अशिक्षित होना, तीसरा है आपका विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की मुख्य बाधा की बात करें तो तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या एक बाधा के रूप में प्रकट हो रहा है। फिर आपका माता पिता का अशिक्षित होना भी सार्वभौमिकरण में एक बाधा उत्पन्न करती है, यानी सभी के लिए शिक्षा है सार्वभौमिकरण तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विद्यालय में पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो तब भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन है बालकों के विद्यालय में पूरे समय रोके रखना, तीसरा है पौष्टिक भोजन तथा बालकों को स्वास्थ्य लाभ देना और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य आपका बालकों के नामांकन या इनरोलमेंट में वृद्धि करना होता है, विद्यालय में पूरे समय रोकना यानी खाना बच्चे को दिया जा रहा है तो बच्चा पूरा दिन रुकेगा, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। साथ साथ पौष्टिक भोजन द्वारा बालकों को स्वास्थ्य लाभ देना भी होता है। ये कब आया था, कब प्रारंभ किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5+3+3+4 की शिक्षा संरचना का सुझाव किसने दिया? पहला ऑप्शन है आपका मुदाले आयोग, दूसरा ऑप्शन है राधाकृष्ण आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और लास्ट ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में किया गया था। इसी में संरचना दी गई थी 5+3+3+4। ये आपका कब कैसे है, कोठारी कमीशन का 10+2+3 था, यानी 10th के बाद 12th और 12th के बाद से बैचलर डिग्री। अब आपका आ गया है 5+3+3+4। ये इसको आप याद रखेंगे। ये आपका जो NEP है 2020 वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन भी है उससे संबंधित, उसे भी आप देख लेंगे। मुदाले आयोग आपका 23 सितंबर 1952 में आया, 52-53 में, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। फिर उसके बाद से डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है, वो आपका 4 नवंबर 1948 में आया, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, जिसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, वो हमारा दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है मुदाले आयोग, तीसरा आपका राधाकृष्णन आयोग और लास्ट आपका है हंटर आयोग। तो इसका आंसर है बी, मुदाले आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदाले आयोग कहते हैं और मुदाले आयोग आपका 23 सितंबर 1952-53 में आया था। कोठारी कमीशन आपका 14 जुलाई 1964-66 है, राधाकृष्णन आयोग आपका 4 नवंबर 1948 है और हंटर आयोग आपका 1882 है, 3 फरवरी 1882। इसे भी आप याद रखेंगे, सर विलियम हंटर के द्वारा आया था, यानी कि उनकी अध्यक्षता में आया था। उस समय वाइसरॉय आपके रिपन थे, जिसमें 20 सदस्य थे, 8 भारतीय और B.H. राइस इसके सचिव थे, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। कोठारी कमीशन आपका 14 जुलाई 1964-66, मुदाले आयोग को ही हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जो कि 1952-53 में आया। राधाकृष्णन आयोग आपका 4 नवंबर 1948 में आया, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। हंटर आयोग आपका 3 फरवरी 1882 में आया, सर विलियम हंटर के द्वारा। उस समय वाइसरॉय थे रिपन और उसमें 20 सदस्य, 8 भारतीय और B.L. राइस इसके सचिव थे, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। पहला ऑप्शन है आपका अनुपयोगी पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य विहीनता, तीसरा ऑप्शन है अनुशासनहीनता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या में आपका अनुपयोगी पाठ्यक्रम, अनुशासनहीनता, उद्देश्यहीनता इसकी समस्या में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रालय आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और लास्ट ऑप्शन है नेतृत्व का विकास। इसका आंसर है सी, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। मुद्रालय आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि और नेतृत्व का विकास इसमें इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है। पहला ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोके रखना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की बात करें तो उसमें विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना, विद्यालय में बालकों के नामांकन में वृद्धि होना, विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन्हें विद्यालय में रोके रखना, यानी जो हमने सार्वभौमिकरण में पढ़ा था वो इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। यानी ये माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ यही माना जाता है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया है आपको प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन जितने भी आयोग आए हैं मैंने सिस्टमैटिक पढ़ाया है, उसी भी आप देख लेंगे क्योंकि आयोग से क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए आयोग को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितने भी आयोग है स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले वो सभी आपको डेट्स और आयोग आपको याद होने चाहिए। इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको डिटेल एक ही जगह पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, आप ध्यान से देख लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है अनुपयोगी पाठ्यक्रम, तीसरा उद्देश्यहीनता और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी आपका दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी होता है, उद्देश्यहीन अगर गोल नहीं सेट है तो भी होगा, अनुपयोगी पाठ्यक्रम होगा तो भी आपका यह अनुशासनहीनता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार को, दूसरा है राज्य सरकारों को, तीसरा है निजी व्यक्तियों और संस्थानों को और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी को। भारत में माध्यमिक शिक्षा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी आपकी केंद्र, राज्य और निजी व्यक्तियों और संस्थानों की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया? यानी NCERT की बात कर रहा है। 1975 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1977, तीसरा ऑप्शन है 1983 और लास्ट ऑप्शन 1988। इसका आंसर है ए, 1975। यानी कि NCERT ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया गया था। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ताराचंद समिति 1948 में आया था, उसमें माध्यमिक विद्यालयों के बहुमुखी बनाने के लिए संतुति की गई थी, जिसमें आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952-53 में आया था, उसमें प्रचलित जितना भी करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, उसकी कटु आलोचना की गई थी। उसको कहा गया कि संकुचित है, पुस्तकीय सैद्धांतिक है, परीक्षा केंद्रित है, अनुपयोगी है और वास्तविक जीवन से असंबद्ध बताया गया और उसका पाठ्यक्रम का रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग जो कि आपका कोठारी कमीशन है 1964-66, इसने प्रचलित पाठ्यक्रम में सुधार करने की संतुति की और मुद्रालय कमीशन ने विविध पाठ्यक्रम जो कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज़ का और कोठारी कमीशन ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का यानी कि वोकेशनल कोर्सेज़ का सुझाव दिया। इसी में ही NCERT ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल की नामक दस्तावेज तैयार किया। इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम को शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण, अधिगम, अनुभवों, मूल्यांकनों आदि पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने 1976 में कक्षा 10 तक के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकें यानी कि पाठ्य पुस्तकें दोनों तैयार की और शिक्षा जगत में इन पाठ्यक्रम की आलोचना भी हुई। इसके साथ ही 1977 में सरकार ने कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में इसको कार्य को कंप्लीट किया। फिर आपका NCERT ने 1983 में स्कूल पाठ्यक्रम का पूर्व मूल्यांकन कार्य आरंभ किया और 1988 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो कि आपका नेशनल करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अ फ्रेमवर्क के नाम से दस्तावेज प्रस्तुत किया। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
पहला ऑप्शन है शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए। तीसरा है शिक्षकों के व्यावसायिक स्थिति को सुधारा जाए। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए पहले तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, फिर समाज में उच्च स्थान प्रदान करना चाहिए जैसे गुरु का होता है, फिर आपका शिक्षकों के व्यवसाय स्थिति को सुधार में लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक और नैतिक विकास। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राधा कृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास, फिर हमारा संस्कृति के संरक्षण का विकास करना और आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, प्रशासन, संचालन एवं वित्तीय भार भारत सरकार पर होता है उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समकक्ष विश्वविद्यालय, दूसरा है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तीसरा है राज्य विश्वविद्यालय और लास्ट है निजी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है बी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर को नियंत्रण, प्रशासन, संचालन और वित्तीय भार का भारत सरकार पर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय को कौन सा कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापन कार्य, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा लेने का कार्य, तीसरा ऑप्शन है शोध कार्य और लास्ट ऑप्शन आपका यूजीसी के प्रबंधन का कार्य। तो इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी करेक्ट है। यानी विश्वविद्यालय का यूजीसी का प्रबंध का कार्य इसका कार्य नहीं है, जबकि अध्यापन कार्य, शोध कार्य और परीक्षा लेने का कार्य विश्वविद्यालय का है। यूजीसी का नींव आपका 1953 में पड़ा था और इसको स्थापित 1956 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो ये भी आप याद रखें, कई बार ये भी पूछ लेता है कब स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और लास्ट ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका एक ही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। यूपी में आपके 6 हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, BHU राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में और लास्ट आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में। इंडिया में वैसे आपके 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके इंडिया में 49 है, यूपी में आपके 6 हैं जो कि आपका पहले है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, फिर BHU राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अमेठी में और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। तो ये 6 आपके यूपी में है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रवेश में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की नियुक्ति में, तीसरा ऑप्शन है परीक्षाएं कराने में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र आपका छात्रों के प्रवेश में, परीक्षा कराने में और शिक्षकों की नियुक्ति करने में, ये सभी क्षेत्र इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति मानसिक संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम ये होता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, मानसिक रूप से वो संघर्ष और कुंठा से ग्रसित हो जाता है और समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होने लगती है। तो ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षित बेरोजगारी के दुष्परिणाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण अधिक अकादमिक शोध के अभाव का कारण है। पहला ऑप्शन है शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, दूसरा ऑप्शन है शोध निदेशकों का अभाव है, तीसरा ऑप्शन है शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां हैं और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध के अभाव में आप देखते हैं कई कारण आ सकते हैं, जैसे कि शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हो तो भी ये अभाव आता है, शोध निदेशकों का अभाव हो तब भी, और शोधकर्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ आ रही हैं तो भी गुणवत्तापूर्ण अकादमिक शोध में अभाव का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी,
तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, क्षेत्रीय भाषा। उच्च शिक्षा का माध्यम आपका क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है सरकार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उच्च शिक्षा के स्तर में अगर गिरावट की बात करें तो उसका उत्तरदायी कौन होता है? छात्र भी होता है, शिक्षक भी होता है और सरकार। ये तीनों ही उत्तरदायी हैं उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकक्ष विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल और लास्ट ऑप्शन है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। तो इसका आंसर है सी, विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। ये समकक्ष विश्वविद्यालय का नहीं है, जबकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ये आपका समकक्ष विद्यालय है। ये आपका जो विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं। एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके चांसलर आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय स्वायत्तता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा पलायन, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा की पहुंच और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या में आपका विश्वविद्यालय स्वायत्तता, प्रतिभा पलायन और उच्च शिक्षा की पहुंच आती है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पहला ऑप्शन है डी.एस. कोठारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है आपका एल.एस. मोदालियर और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। ये तो था आपका शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो। हर एक ऑप्शन को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।